अच्छा जी। सो हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है पोलराइजेशन का। तो ये तकरीबन इसी साल ऐड हुआ है, तो इससे पहले आपको नहीं मिलेंगे क्वेश्चन। जून और अक्टूबर के अंदर ही मिलेंगे। इससे पहले मेरे ख्याल से 2013-14 के अंदर था ये सिलेबस में। फिर उसके बाद सिलेबस चेंज हो गया था। तो तुमसे कह रहे हैं कि polarization is a phenomena associated with the light wave but not with the sound wave. Okay. State what is meant by state the meaning of polarization. Okay. तो पोलराइजेशन हम कहते हैं कि अ, अगर हम जैसे हमारे पास जो वेव ऑसिलेट हो रही होती है, तो हम उसकी ऑसिलेशन को अगर एक प्लेन पे रिस्ट्रिक्ट कर दें, तो वो हमारे पास जो है पोलराइजेशन होती है। लेकिन जरूरी है कि जिस प्लेन पे हमने रिस्ट्रिक्ट किया है वो प्लेन जो है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन पे होने चाहिए। मतलब जिस डायरेक्शन में वेव चल रही है, यानी एनर्जी इस इधर को ट्रांसफर हो रही है, राइट। और आपको पता है कि लाइट वेव जो होती है वो हमारे पास हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है। मतलब वो यूं भी होती है, वो यूं भी होती है, फिर वो यूं भी होती है, सही। तो वो हर डायरेक्शन में ऑसिलेट करती है, सही। तो अब जब आप पोलराइजिंग कर रहे हो यहाँ पे, तो लेट से आपने कोई पोलराइजर लगा दिया लाइक दिस, इस तरह का, सही है। तो इसका मतलब है कि ये सिर्फ उस वेव को पास होने देगा जो कि एग्जैक्टली वर्टिकल है, राइट। और जो साइड वेज है किसी भी एंगल पे, वो ये तो यूं है या टेढ़ी है या यूं है, सही है, तो वो उन सबको ब्लॉक कर देगा, सही है। सो बस इसी चीज को जो है ना वो हमने लिखना है कि phenomena in which light is made to oscillate only in one plane such that the direction, या हम कह देते हैं that is perpendicular to the direction of propagation. सही है। सो ये हमारे पास डेफिनेशन रहती है इसकी। अच्छा, अगर हम ये चेक करें, तो हमसे ये कह रहे हैं कि ऑसिलेशन आर इन सिंगल डायरेक्शन। ओके, हमने प्लेन रखा है, परफेक्ट मतलब ये विच इज परपेंडिकुलर द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, सही हो गया। और ऑसिलेशन आर इन सिंगल प्लेन विच इज ओके। तो एक मार्क मिल रहा है, वो भी मिल जाएगा। आगे आ जाओ। अच्छा, इसकी जनरल रिपोर्ट अगर हम देखें, इन जनरल कैंडिडेट फाउंड डिफिकल्टीज, ओके, उन्होंने ऐसे की बात की नहीं है। अच्छा, सो अगले पार्ट में कहते हैं स्टेट व्हाई द लाइट वेव कैन बी प्लेन पोलराइज बट साउंड वेव कैन नॉट। अच्छा, साउंड वेव में टेंशन ये होती है कि साउंड वेव में जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन होता है ना, यानी जिधर को एनर्जी जा रही होती है, पार्टिकल की ऑसिलेशन भी उधर ही होती है, राइट। तो अगर आप पार्टिकल की ऑसिलेशन को रोकोगे तो एनर्जी भी रुक जाएगी, सही है, तो प्रोपगेशन होगा ही नहीं, सही है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, लाइट वेव के अंदर क्या होता है कि जिधर को एनर्जी जा रही है, पार्टिकल सिर्फ वहां पे ऑसिलेट नहीं कर रहा है। मतलब अगर यहाँ पे एनर्जी जा रही है तो पार्टिकल यूं भी ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल यूं भी ऑसिलेट कर रहा है, पार्टिकल उधर भी जा रहा है, पार्टिकल नीचे भी आ रहा है, पार्टिकल यूं भी जा रहा है, पार्टिकल ऐसे भी जा रहा है, और हर डायरेक्शन में पार्टिकल जा रहा है, राइट। परपेंडिकुलर है ना, तो हर डायरेक्शन में। अब लेट से मैंने इतनी सारी ऑसिलेशन बना दी, इसमें से तुम्हें जो सी भी रिक्वायर्ड होगी ना, तुम उस प्लेन को पोलराइज कर दोगे तो सारी गायब हो जाएंगी, सिर्फ वो एक रह जाएगी, राइट। लेकिन साउंड में ऐसा नहीं होता। साउंड में अगर इधर को अगर तुम्हारे पास साउंड ट्रांसफर हो रहा है तो ऑसिलेशन भी इधर को ही हो रही होती है, राइट। तो अगर तुम पोलराइज करने की कोशिश करोगे तो साउंड भी खत्म हो जाएगा, सही है। तो मतलब सब म्यूट हो जाएगा तुम्हारे लिए।
तो खैर, तो हम कहते हैं कि साउंड वेव इज लॉन्गिट्यूडनल वेव, सही। वाइल पोलराइजेशन इज related to transverse wave only. Only. सही हो गया। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं। Two polarizing filters A and B are polarized so that are positioned so that their planes are parallel to each other and perpendicular to central line axis. Okay, वो उन्होंने दे रखी है x y as shown। सही। तो ए जिस प्लेन पे था आपने, फिल्टर ए जिस प्लेन पे था और फिल्टर बी को बनाने के लिए आपने ए को जो है ना रोटेट कर दिया बेसिकली, राइट। सो वर्टिकल एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन, हॉरिजॉन्टल एक्सिस ऑफ ट्रांसमिशन। ओके, सो बेसिकली दोनों 90 डिग्री पे रखे हुए, ये और ये, सही है। मतलब वो 0 डिग्री, ये वाला जो है, ए जो है वो 0 डिग्री पे हम वर्टिकल एंगल मेजर करते हैं, और बी जो है वो 90 डिग्री पे है, अगर आप देखो इस तरह से आ रहा है। ओके, सो आपसे कह रहे हैं कहानी में कि the transmission axis of filter A is vertical and the transmission axis of the, wait a minute. Okay, unpolarized light of a single frequency is directed along the line XY. Okay, the light emerging from filter A, is vertically plane polarized and has an intensity I naught. Okay, filter B is rotated from its starting position about the line xy such that as shown in the figure. Okay, after rotation, the intensity of the light emerging from the filter B is 1/4 of I naught. Calculate the angle of rotation of filter B from its starting position. Okay, तो न्यूटन्स लॉ अगर हम इसमें लगाएं, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, सही है। तो इन्होंने आई ओवर आई नॉट हमें दे रखा है, कॉस स्क्वायर थीटा हमने थीटा निकालना है, सही है। तो हमें ये चीज समझनी है कि ये बेसिकली क्या है, सही है। तो ये आपको दिया हुआ है आई इन टर्म ऑफ आई नॉट विच इज 1/4, सही है। तो आप यहाँ पे इसको रख लो 1/4 इसकी जगह पे, राइट। सही, यानी अगर मैं इसको रख के दिखाऊँ आपको, लाइक प्लेसमेंट करके दिखाऊँ, तो आप इसको ऐसे सोचो कि initial intensity, this is the intensity after passing through the filter, which is actually I naught by 4। the initial intensity was I naught, जो कि फिल्टर बी पे इन्होंने इंसिडेंट कर रखी थी, राइट। मतलब ये एंटर हो रही है और यहाँ से जो है ना ये बच के निकल रही है, ये सीन है, सही है। सो जब हमने इसको ऐसे रखा तो आई नॉट से आई नॉट कैंसिल हो गया, विल बी लेफ्ट विद 1/4। तो अगर हम इसको फर्दर सॉल्व कर लें तो कॉस स्क्वायर थीटा, सही। और अगर हम अंडर रूट करें, अंडर रूट तो मेरे पास ही जाएगा 1/2 कॉस थीटा, और तुम कॉस इनवर्स 1/2 करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा थीटा। थीटा मेरे हमसे 60 आना चाहिए इस हिसाब से ना, मैंने कैलकुलेट तो नहीं किया। हाँ, कैलकुलेट भी कर लेते हैं। वैसे 60 आता है, हाँ, ये याद होनी चाहिए वैल्यू, कॉस इनवर्स 1/2, सही। सही है, तो इसका मतलब है कि 60 तुम्हारे पास सही आंसर होगा, सही। अच्छा, अब देखो, एंगल अगर तुम किसी भी, मतलब कोई भी ऐसा रोटेशन तुम करोगे कि वो 60 का कोई भी मल्टीपल हो, तो उस पे भी ना सेम रोटेशन आ जाएगी, सही। क्योंकि तुमने अगर मैथ तुमने थोड़ी सी पढ़ रखी है, तुम्हें क्वाड्रेंट वाली कहानी अगर याद हो, तो तुमने ये वाला एंगल निकाला 60, राइट। और तुम्हारे पास यहाँ पे भी वो एंगल आ सकता है, और जब आप 180 से सब्ट्रैक्ट करोगे नीचे वाले क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी आ सकता है, सही हो गया।
तो खैर तुम यहाँ पे 60 लिखा है, चेक करते हैं कहाँ से। इन्होंने देखो ये तीन आंसर दिए हैं, 60 दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है, 240 दिया हुआ है, 360। मतलब बेसिकली वो ये कह रहे हैं कि आप जो आपका फिल्टर है, अगर आप उसको पूरा 360 रोटेट कर रहे हो, पूरा मतलब पूरा गोल घुमा रहे हो, तो जब आप 300 पे पहुंचोगे तो सेम इंटेंसिटी आपको रिसीव होगी। इसी तरह से जब आप 240 पे पहुंचोगे तो सेम इंटेंसिटी रिसीव होगी, और जब 120 पे पहुंचोगे तो सेम इंटेंसिटी रिसीव होगी, और जब 60 पे पहुंचोगे तो सेम इंटेंसिटी रिसीव होगी, राइट। तो ये कहने का मतलब है। अच्छा जी, और इसका वो देखते हैं। Only a small proportion of candidates were able to recall the symbol equation representing the Munis law. Those candidates who were able to recall the basic symbol equation often had difficulty in applying it to the equation. Okay. तो वो मतलब तुम्हें अगर ये नहीं पता चला कि आई और आई नॉट को किस तरह से लाइक कंसिडर करना, तो फिर तुम्हें मसला हो सकता है, सही है। और जो इन्होंने सिंबल इक्वेशन दी हुई है ना, वही यूज करना। अपनी तरफ से कोई होशियारी मत लिख के आ जाना, गलत हो जाएगा वरना। ओके, आगे चलते हैं। अगले पार्ट में आपसे कहता है कि a microwave of intensity I naught and amplitude A naught meets another microwave of the same frequency। सेम फ्रीक्वेंसी बोले तो तुम्हारे पास कोहेरेंसी यहाँ से अचीव हो जाएगी, सही है। And of the intensity 1 over 4 I naught traveling in the opposite direction, both microwave or travel are vertically plane polarized and superposed where they meet. Okay. Explain without calculation why these two waves cannot form a stationary wave with zero amplitude। तो इनकी कंडीशन ये है कि जीरो एम्पलीट्यूड बनना चाहिए। तो अगर तुम गौर करो, तो अगर इसकी इंटेंसिटी आई नॉट है और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एम्पलीट्यूड आ रहा है ए नॉट आ रहा है, ओके फाइन, ये पहली वाली वेव है। दूसरी वाली वेव का उसने इंटेंसिटी तुम्हें दे रखा है 1/4 आई नॉट। तो अगर उसी के कॉरेस्पॉन्डिंग उसका एम्पलीट्यूड निकालोगे तो उसका एम्पलीट्यूड ए नॉट एग्जैक्टली तो नहीं आएगा, कुछ और आएगा, राइट। क्योंकि तुम्हें पता है कि आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए का होल स्क्वायर होता है, राइट। तो अगर तुम्हारे पास 1/4 यानी आई नॉट ओवर 4 है और तुम एम्पलीट्यूड निकालने जा रहे हो, तो तुम इसका रूट करोगे तो तुम्हारे पास 1/2 का एम्पलीट्यूड आ रहा होगा, सही। यानी अगली वाली जो वेव आएगी उसका 0.5 का एम्पलीट्यूड तुम्हारे पास आ रहा होगा, यानी एक वेव तुम्हारे पास होगी इस तरह से, और दूसरी वेव तुम्हारे पास होनी चाहिए वो इस तरह से होगी। कट हो गया। तो जो इसका एम्पलीट्यूड बन रहा होगा वो तकरीबन बन रहा होगा 0.5, राइट। और जो ऊपर वाली का एम्पलीट्यूड बन रहा होगा वो 1 का बन रहा होगा, जो जो कि इन्होंने आई ए नॉट दिया हुआ है वो ए नॉट बन रहा होगा, सही है। ये ए नॉट बन रहा होगा और वो 0.5 ऑफ ए नॉट बन रहा होगा। तो इस वजह से हमारे पास पूरी स्टैंडिंग वेव जनरेट नहीं होगी, सही है। तो द एम्पलीट्यूड क्यूब ऑफ बोथ वेव आर नॉट सेम, so they will not cancel out each other completely। तो ये कुछ ना कुछ आपके पास बचना होगा। ओके, इनके अगर देखें, they have the different amplitude, okay, cannot have the resultant displacement zero, okay, cannot have the destructive interference at node, सही है। तो कैंसिल आउट नहीं हो पा रहे होंगे, सही है। यहाँ पे देखते हैं कि चैनल रिपोर्ट क्या कह रहे हैं। Some candidates realized that two waves would have the different amplitude because they had different intensities. However, very few candidates went on to explain the different amplitudes would prevent a stationary wave being formed। सही हो गया। तो ये चक्कर है, सही। और स्टेशनरी वेव की कंडीशन भी तुम्हें फिर पता होनी चाहिए यहाँ से कि तुम्हारे पास जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूरी और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस भी पूरी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, कंस्ट्रक्टिव नहीं होती स्टेशनरी वेव में। लेकिन वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पूरी 100% हो, यहाँ पे 100% नहीं हो रही है। खैर, आगे चलता है।
So determine in term of amplitude the maximum amplitude of the wave formed it. Okay. तो पिछले वाले पार्ट में तुमसे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पूछ रहा था, अब तुमसे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पूछ रहा है, यानी वो बोल रहे हैं देखो मैक्सिमम से तुमने पकड़ना है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड। तो ये तो इसका मतलब है दो वेव आ रही है, एक वेव का एम्पलीट्यूड है ए नॉट का, राइट, ए नॉट का एम्पलीट्यूड है, राइट। अब देखो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए ऑब्वियस सी बात है दूसरी वेव में सुपर इम्पोज होना है कंस्ट्रक्टिवली, क्योंकि डिस्ट्रक्टिवली सुपर इम्पोज होगी तो एम्पलीट्यूड सब्ट्रैक्ट होंगे, रिजल्टेंट छोटा आएगा हमेशा। हमें बड़ा मैक्सिमम चाहिए तो हमें दो को ऐड करना होगा, राइट। और हमने ये फिगर आउट कर लिया कि 0.5 जो है वो दूसरे का एम्पलीट्यूड है, राइट। ये तुम्हारे पास आ गई दूसरी वेव, राइट, दूसरी माइक्रोवेव, और इसका एम्पलीट्यूड होना है ए नॉट बाय टू का। सो ये कैसे होता है वो मैं निकाल के भी बता देता हूँ, पिछले वाले पार्ट में बता भी दिया था वैसे। तो आई नॉट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए नॉट का स्क्वायर, राइट, जब इंटेंसिटी आपके पास है आई नॉट ओवर फोर, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एम्पलीट्यूड आ रहा होगा वो हमने बेसिकली निकालना है। सही है, तो इसका स्क्वायर कर दो यहाँ पे फेंको, और यहाँ पे आई नॉट भी रह जाएगा, यहाँ पे आई नॉट ओवर फोर टाइम्स ए का स्क्वायर ए नॉट का, आई से आई कैंसिल कर दो तो रूट करोगे उधर 1/4 ऑफ ए नॉट का स्क्वायर, इससे रूट कैंसिल हो जाएगा और तुम्हारे पास बच जाएगा ए इज डायरेक्टली इक्वल टू 1/2 ऑफ ए नॉट, राइट। तो नया वाला एम्पलीट्यूड 0.5 का आ रहा होगा, सही है। तो अब जब तुम्हें इसकी इसकी रिजल्टेंट वेव मिलेगी तो रिजल्टेंट वेव ए नॉट प्लस ए नॉट ओवर टू का होगा, राइट। तो तुम्हारे पास जो रिजल्टेंट वेव होगी वो और बड़ी सी होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बनेगी, दोनों की एम्पलीट्यूड ऐड कर दो, सही है। तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट या रिजल्टेंट के लिए आपने क्या करना है, ए नॉट प्लस 1/2 ऑफ ए नॉट, राइट। तो उससे तुम्हारे पास आ जाएगा 3/2 यानी 1.5 ऑफ ए नॉट, परफेक्ट। तो ये ए नॉट लिख रखा है तो लिखने की जरूरत नहीं। अह, अच्छा जी, देखो एक नंबर तुम्हें दे रहा है उस रिलेशन को सिर्फ लिखने का, सही है। तो वो नहीं लिखोगे तो एक नंबर तुम्हारा कट जाएगा उसमें, सही है। और फिर उसके बाद जो आगे सॉल्व करने के दो नंबर मिल रहे हैं। और अगर हम यहाँ पे देखें, a significant number of candidates did not attempt a response to this part of the question, बहुत सिंपल सा था ये। नहीं चलो खैर, थोड़ा सा तुम कंफ्यूजिंग समझ सकते हो, तुम अगर मैक्सिमम को नहीं पकड़ पाए तो तुम्हें नहीं समझ में आएगा कि कंस्ट्रक्टिव लेन या डिस्ट्रक्टिव लेन, उससे भी शायद तुम कंफ्यूज हो जाओ। अच्छा, many of the candidates who did attempt a response were able to recall the general relationship between the intensity and the amplitude of the wave. However, most candidates found it challenging to fully apply this knowledge. Okay, तो ये तुम्हारे पास जो है ना मसले हो रहे हैं, राइट। सो आई होप तुम्हें ये बात समझ में आ गई होगी, सही है। कि तुम्हें कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस लेनी है मैक्सिमम एम्पलीट्यूड की वजह से, और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जब कंस्ट्रक्टिव ले रहे हो तो फिर उसकी उसके एम्पलीट्यूड को पहले निकालो इंटेंसिटी से, दोनों के एम्पलीट्यूड को ऐड कर लो, राइट। तो ये कहानी है। तो ये एक नॉर्मल सा क्वेश्चन तुम कंसिडर कर सकते हो, इजी नहीं है लेकिन, राइट, थोड़ा सा मुश्किल तुम इसको कह सकते हो, बट हार्ड भी नहीं है, तो ये है, सही है। चले।